हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज हम साउंड पढ़ेंगे। क्लास 10th आईसीएससी का चैप्टर है और ये फिजिक्स का चैप्टर है और हम लोग इसको वन शॉट की तरह ही करने वाले हैं। 3 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स हैं जहां से खूब सारे सवाल आते हैं। तो बिल्कुल हम लोग सटीक पढ़ेंगे, बोर्ड जैसा पढ़ेंगे, जो बोर्ड में आता है वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें टोटल हमारे पास ये 3 टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग इको को पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग अलग अलग तरह की वाइब्रेशंस को पढ़ेंगे और तीसरा हम लोग साउंड के कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। ये सारे नोट्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, नीचे जाकर आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो लेक्चर होने वाला है पूरा बोर्ड फोकस होने वाला है। हमारा जो क्वेश्चन आज अभी आप लगाने वाले हो, ऐसे 95% सेम क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको बोर्ड में मिल जाएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसी के आसपास, उसी कॉन्सेप्ट के आसपास मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी पीवाईक्यूज वगैरह भी मैं आपको साथ साथ कराते रहूंगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। साउंड क्या होता है? साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उससे साउंड पैदा होती है। जैसे मेरे जो गले में वोकल कॉर्ड है, ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो उससे साउंड पैदा हो रही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो ये मेरे पास एक नॉर्मल सी स्ट्रॉ है, इसको मैंने कट कर दिया, इसमें हवा है। अब ऐसे तो इसमें से कोई आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो इसमें से आवाज निकल रही है। तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? इसके अंदर हवा है, वो वाइब्रेट कर रही है, वहां से आवाज आ रही है। तो ये वाइब्रेशंस जो होते हैं किसी मीडियम के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचते हैं। अगर मैं यहाँ से सारी हवा हटा दूं तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, गूंगा हो गया हूँ। म्यूट नहीं, मेरी आवाज मैंने जानबूझ के बंद की थी, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस मीडियम के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचते हैं। अगर मीडियम नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि आवाज हम तक आ ही नहीं पाएगी। अगली बात, हेंस साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को मीडियम चाहिए होता है, बिना मीडियम के साउंड नहीं ट्रैवल कर सकती है। इसको आप देखोगे, आपके एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट के बारे में। जबकि लाइट को मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल होने के लिए, लेकिन साउंड को चाहिए होता है, ठीक है। ऑडिबल रेंज, हमें जो है कितनी आवाज सुनाई देती है। देखो, आवाज को नापने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी में साउंड को नापते हैं कि इतनी से इतनी फ्रीक्वेंसी। तो भाई 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो साउंड है वो ऑडिबल रेंज में आती है। हालांकि सबकी ऑडिबल रेंज अलग अलग होती है, आप इसको चेक कर सकते हो। इसका ऐप आता है साउंड का, डाउनलोड कर लीजिए और बजा करके देखिए कि आपको कितने तक सुनाई देती है। ये तो एक एवरेज डेटा है कि 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक। जो लोग बड़े हो गए, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई, आप अपने मम्मी पापा के साथ भी ये करिएगा और अपने साथ भी करिएगा। देखिएगा आपकी और अपने मम्मी पापा की कितनी ऑडिबल रेंज है। तो आइए देखिए, अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड है, अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड है तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव या इंफ्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक साउंड जो होती है वो हम खास कहीं यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड होती है, जिसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक साउंड को हम लोग यूज करते हैं। सोनार नाम की एक टेक्निक है, आपके सिलेबस में है, उसमें यूज करते हैं। अब देखो भाई, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, क्या मतलब हुआ? ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी वेव निकल रही है। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो वेव, और 20,000 से ज्यादा है तो खूब सारी वेव निकल रही है। ये साउंड वेव्स हैं, ये सारी साउंड वेव्स हैं। अबे मच्छर बैठ गया क्या? यार ये मच्छर हो रहे, कहीं मच्छर बैठ गया था ऊपर, ठीक है। तो देखो भाई, तो अगर जो है 20,000 के ऊपर है तो तुम्हारी ये खूब सारी वेव बनेगी, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से कम मतलब कि कम कम फ्रीक्वेंसी है, और 20,000 से ऊपर मतलब ज्यादा ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। आगे देखो, देखो चैप्टर शुरू करने से पहले फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड बताना मेरी समझ से ये बेसिक बताना जरूरी है। जिसको ये सारे टर्म्स आते हैं वो इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ये अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है अपने फिजिक्स में तो वहां पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा तो वो मेरे साथ फटाफट से रिवाइज करेगा। देखो भाई, ये पूरी एक वेव है और इसमें जो है यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एक वेव। तो एक वेव कितनी बड़ी है, एक वेव यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बड़ी है, ये जो इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे से टाइम हटा देता हूँ। तो ये वेव की जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी बड़ी है, उसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। तो वेवलेंथ, ओके, लैम्डा। यानी कि यहां से लेके यहां तक जो वेव की लंबाई है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ हमारी लेंथ ऑफ वन वेव है। एक वेव की जो लंबाई है वो कितनी है, उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं।
यूनिट वेवलेंथ का होता है मीटर, मीटर में नापते हैं, दूरी लंबाई को मीटर में ही नापते हो ना। अब देखो ये जो चौड़ान है, ये जो कितना जो ऊपर ऊपर की तरफ जो गया है, इसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि हमारा कितना मैक्सिमम है। जैसे मैं तेज बोलूं तो एम्पलीट्यूड ऊपर बनेगा, जैसे मैं धीरे बोलूं तो एम्पलीट्यूड धीमे बनेगा। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। आप कैसे बोल रहे हो वैसा आपका एम्पलीट्यूड जाता है। और वेवलेंथ की लंबाई या चौड़ाई फ्रीक्वेंसी बताती है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। अगली बात कर लेते फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आपकी कितनी ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वेव्स या फिर ऑसिलेशंस एक सेकेंड, वाइब्रेशन भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ वेव्स, ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में आपकी कितनी वेव्स बन रही हैं, कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है। अभी मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगा भी कि कैसे फ्रीक्वेंसी देखते हैं। टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक वाइब्रेशन होने में कितनी देर लगी। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टू कंप्लीट वन। आपको अगर ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप लिख सकते हो, और अगर आपको पता है तो आप स्किप करके आगे जा सकते हो। ऑसिलेशन लिख सकते हो, वाइब्रेशन लिख सकते हो। अब क्योंकि टाइम जो होता है उसको सेकंड में नापा जाता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब देखो फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। पुराने फॉर्मूले याद तो होंगे नहीं, मुझे पता है तुम्हें नहीं याद होंगे यार, मैं याद कराता हूँ। देखो भाई, पुराने चैप्टर में सबसे पहला एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में, याद कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखाने वाले हैं, टाइम पीरियड को टी से दिखाने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिश्ता होता है उल्टा, तो एफ बराबर 1/t, एफ इज इक्वल टू 1/t, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो भाई, जो तुम्हारा लैम्डा है और जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है वो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे लैम्डा, यहाँ लिखोगे एफ। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्पीड ऑफ द वेव, ये हमारी स्पीड है वेव की। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है वेव की। ये क्या है, वेवलेंथ है वेव की। अब देखो स्पीड की बात करें तो आपके 2 चैप्टर हो गए हैं। पिछला चैप्टर लाइट था, अगर लाइट की कुछ बात देंगे, अगर देगा लाइट वेव चल रही है, अगर देगा रेडार हो रहा है, रेडार में हम लोग रेडियो में भेजते हैं, तो अगर ये सारा कुछ देगा तो स्पीड आपको किसकी रखनी है, लाइट की रखनी है। लेकिन अगर आपको देगा एक साउंड को भेजा गया है, तो आपको यहाँ पे साउंड रखना है। तो स्पीड यहाँ पर आप साउंड की भी ले सकते हो और स्पीड आप यहाँ पर लाइट की भी ले सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा वेव पे कि कौन सी वेव है। ठीक है, पिछले चैप्टर में अगर आप लाइट पढ़ रहे होते तो यहाँ पे लाइट की स्पीड रखी जाती, और क्योंकि अभी इसमें आप साउंड के बारे में पढ़ रहे हो तो यहाँ साउंड की स्पीड आप रखोगे। ठीक है, ओके। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ेंगे, फर्जी बकवास नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है। ओके, अब देखो यहाँ एक छोटा सा सवाल देखो, ताकि तुम्हें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में समझ में आ जाए। यहाँ पर देखोगे 0 से लेके 1 सेकेंड के अंदर 1, 2, 3, तो 1 सेकंड के अंदर 3 वेव बनी है। 3 वेव बनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी वेव बनी, 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 हर्ट्ज होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा। तो देखो 2 तरीके हैं, एक तो f इज इक्वल टू 1/t होता है, पीछे फॉर्मूला पढ़ाया, वहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, तो t इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। और f की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो सर टाइम पीरियड तो 1/3 आ जाएगा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला ना लगाओ, देख लो, एक चक्कर लगने में 1/3 सेकंड लगा, 1/3 तुम्हारा टाइम पीरियड आ गया। आया, दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं। चलो इसमें फ्रीक्वेंसी बताओ। तो भाई इसमें 0 से लेके 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने चक्कर लग रहे, 1 और आधा, 1 और आधा, तो 1.5 वेव लग रही, तो 1.5 हर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। टाइम पीरियड की बात करें तो 1 वेव कितनी देर में हुई, तो 1 वेव कितनी देर में हुई, ये दे 2/3, तो 2/3 सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालोगे। अगर फ्रीक्वेंसी दी तो टाइम पीरियड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप बल्कि चेक करो, f इज इक्वल टू 1/t रख के चेक करो कि ये सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है सही तो कमेंट में बताओ, सही करेंगे हम लोग इसको। ओके, आगे देखिए क्या दिया है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं बदलती है, और जो स्पीड होती है और जो वेवलेंथ होती है बदल जाती है। क्या ये कहीं पढ़ा है या कहीं पढ़ा है, ये तो लाइट में पढ़ा होगा। अगर लाइट पढ़ा है तो लाइट में पढ़ा होगा। अच्छा, लाइट इसके बाद है क्या,
इसके बाद तो है नहीं, लाइट शायद पहले का चैप्टर है। तो लाइट में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आती है तो जो पहले फ्रीक्वेंसी होती है, जो पहले स्पीड होती है, एफ है फ्रीक्वेंसी, वी है स्पीड और लैम्डा है वेवलेंथ। मैं कह रहा हूं कि पहले फ्रीक्वेंसी एफ थी, पहले स्पीड v1 थी, पहले लैम्डा 1 थी। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो स्पीड बदल जाएगी, वेवलेंथ बदल जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। वही आवाज के साथ भी होता है, जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसती है तो फ्रीक्वेंसी वही रहती है, स्पीड बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है। जैसे कि आप, मैं हवा में बोल रहा हूँ तो हवा में स्पीड अलग है, आप लकड़ी में कान लगा के मारे धड़ 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 तेज ट्रैवल करेगी। तो मीडियम बदलने से आवाज की स्पीड बदल जाती है और वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेटिंग सोर्स। फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही, जहां से सुर ताल निकाल रहे हो। जैसे मेरे गले के वोकल कॉर्ड्स निकाल रहे हैं, इनके साथ मैं कुछ भी करूंगा तो उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी बदलेगी ना, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या दिया, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड जो होती है एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जो पीछे वाला आगे वाले को धक्का मारे और फिर पीछे वाला आगे वाले को धक्का मारे। साउंड कुछ इस तरीके से हवा में ट्रैवल करती है, पीछे वाला डिस्टरबेंस आगे वाले को धक्का मारता है। जैसे कि आप असेंबली में देखते होगे, जो पीछे वाला बच्चा होता है वो तो आगे नहीं जाता, लेकिन उसका धक्का आगे पहुंच जाता है। तुम भी करते होगे बेटा, तो जो धक्का तुम मारते हो ना वो आगे तक पहुंच जाता है, वो डिस्टरबेंस हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। ठीक है, ओके। यहां से हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होता है, इसको ध्यान से पढ़ोगे कि जो साउंड वेव है उसे रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। साउंड वेव्स कैन रिटर्न बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस। किसी जगह से टकरा के साउंड वेव वापस आ सकती है। जैसे मैं बोलूं हेलो, तो वहां से हेलो वापस आएगा। ठीक है, वहां भैया तुमको सुनाई नहीं देगा क्योंकि कमरा बहुत छोटा है। ठीक है, और इको हमको चाहिए नहीं, माइक में लगा हुआ है। ठीक है, आप क्या करो, आप खुली जगह में जाओ, छत पे चले जाओ, अभी जाके छत पे जाके चिल्लाओ, जिसको पसंद करते हो उसका नाम चिल्लाओ खूब तेज, और बस आवाज वापस आएगी तुम्हारे पास। तो साउंड जो होती है वो लेकिन सरफेस होना चाहिए सामने, तो वहां पे स्ट्राइक करके वापस आती है। और इसी को हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसमें आवाज आपकी टकरा के वापस आती है। ओके, अब देखिए इको किसे कहते हैं। इसी को इको कहते हैं कि आपको जो आवाज है वो किसी बड़े सरफेस से टकरा करके आपके कानों को दोबारा सुनाई दे, और ये तब सुनाई देगी जब आपकी ओरिजिनल आवाज बंद हो गई होगी। क्या लिखा है, इको साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टेकल। वो साउंड जो किसी दूर ऑब्स्टेकल से टकरा के आपको सुनाई दे, आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज बीन सीज्ड, आपकी ओरिजिनल आवाज बंद हो गई हो और आपको सामने से एक दूसरी आवाज सुनाई दे, इसी को हम लोग इको कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हियरिंग एन इको। इको सुनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्स्टिकल एंड द पर्सन इज फार इनफ टू अलाउ रिफ्लेक्टेड साउंड टू रीच द पर्सन एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर जो आवाज है वो जा करके आनी चाहिए। 0.1 सेकेंड कम से कम लगना चाहिए। 0.1 से ज्यादा हो जाए तो बढ़िया ही, लेकिन 0.1 से कम नहीं होना चाहिए। तो जो भी मैं हूं और मेरे जो बीच में दीवार है, वो मेरे और दीवार के बीच में आवाज को जा करके वापस आने में कम से कम 0.1 सेकेंड लगना चाहिए। ठीक है, पहली बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात। बात नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड ऑब्स्टिकल शुड बी एटलीस्ट। मुझ में और दीवार में कितनी दूरी होनी चाहिए कि इको सुनाई दे। आइए पता करते हैं कि क्या हम अपने कमरे में इको सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। अभी मैंने बताया कि इको के लिए कम से कम टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होना चाहिए। और हवा में जो साउंड की स्पीड होती है ऑन एन एवरेज 340, राउंड ऑफ करते हैं तो 340 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। अब देखिए क्या आप सभी को पता है वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मैं वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम रख सकता हूं, लेकिन इको हो रहा है। इको में क्या होता है पता है, ये है आदमी, ये है दरवाजा या ये दीवार है। ये बोलेगा हेलो ओ, वापिस आएगी हेलो ओ, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। और जब ये बोलेगा हेलो तो वहां से भी हेलो सुनाई देगा। तो ये इको हो रहा है। तो आदमी और दीवार के बीच में जो दूरी है वो क्या है, डी है। आप एक बात देखिए कि डी डी दूरी ट्रैवल करी है और डी वापस भी तो आई है। तो डिस्टेंस हमें कितना लेना है, डी नहीं लेना है बल्कि 2d लेना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d/t। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि दूरी कितनी होनी चाहिए। वेलोसिटी कितनी है वहां से देख सकते हैं, 340 है, 2d पता करना है, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड है। तो 0.1 को जब आप यहाँ भेजेंगे तो ये 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 34 बचेगा। और 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो d कितना हो गया, 2 से 34 काटिए तो आपका आ जाएगा 17 मीटर।
तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए मुझ में और दीवार के बीच में? 17 मीटर होनी चाहिए, तभी मुझे अब इको जो है क्लियरली सुनाई देगा। समझ में आ रहा है ना? देखो भाई, कैलकुलेशन पे अगर दिक्कत हो रही है तो प्लीज उस पर वर्कआउट करो ना तुम लोग। और मैं जब कोई क्वेश्चन दिया करो, जैसे दिया था, तो तुम्हें मुझसे पहले पॉज करके सॉल्व करना चाहिए। जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं बहुत सही, जो नहीं कर रहे करो बेटा, ठीक है? तो ये कंडीशन याद कर लेना इको की, क्योंकि इको की कंडीशन ना बढ़िया इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम में। उस पे इको पे मान के चलो एक न्यूमेरिकल रहता है, ठीक है? तो इको को आप अच्छे से कर सकते हो। अगर इको नहीं आएगा तो बचे हुए 2 टॉपिक में से कुछ ना कुछ आएगा। ओवरऑल साउंड वही 6-7 नंबर का रहता है, सभी चैप्टर ऐसे ही रहते हैं, ठीक है? कुछ का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है, उसको हम बाद में बात करेंगे। तो तीसरी बात देखो, साइज ऑफ रिफ्लेक्टर मस्ट बी लार्ज इनफ एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। आपकी साउंड वेव से आपका जो रिफ्लेक्ट करने वाला ऑब्जेक्ट है वो बड़ा होना चाहिए। मान लो आप एक गिट्टी लेके खड़े हो और आप गा रहे हो, तो आपकी तो वेव निकल गई आगे, रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, तो इको कहाँ से होगा? लेकिन अगर आपके सामने बड़ी सी दीवार है, तो जब आपने गाया तो वापिस भी आ गई, क्योंकि वहां पे टकरा के वापस आने के लिए जो सोर्स है वो हमारी वेव से बड़ा ही है, बड़ा सोर्स है। तो वेव से बड़ा सोर्स होना चाहिए जहां से भी रिफ्लेक्ट होके आ रही है। आखिरी बात, इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी दैट द रिफ्लेक्टिंग साउंड रीचिंग द ईयर मस्ट बी ऑडिबल। ऐसी आवाज होनी चाहिए कि टकरा के जब वापस आ रही तो हमारे कानों को कम से कम सुनाई तो दे। सुनाई भी नहीं देगी तो दिक्कत है। तो ये 4 कंडीशंस याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर इको हो रहा है तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे 2D/T। अभी आपको पीछे मैंने दिखाया। अगर इको नहीं हो रहा है तो सिर्फ D/T यूज करेंगे। इको नहीं हो रहा है तो D/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इको हो रहा है तो डबल डिस्टेंस लेंगे, 2D/T यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप ये 2 फॉर्मूले इको के ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कब कहाँ कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ 1 मिनट रुकिएगा। ओके, ऑल गुड ऑल गुड। तो भाई देखो, यहाँ सवाल देखो क्या है। बी फायर्स अ गन। तो यहाँ पर जो बी बंदा है, बी बंदा वो ऐसे धाए से गोली चलाता है। ए हियर्स 2 साउंड। यहाँ पर एक बंदा ए खड़ा है, उसको 2 आवाजें सुनाई देती हैं। इसको 2 आवाज क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि जब इसने गोली चलाई, धाए, इसकी धाए सीधा इसके कान में गई। दूसरी आवाज क्यों सुनाई देगी? जब इसने गोली चलाई तो वो आवाज जाएगी क्लिफ में लड़ेगी, और क्लिफ में लड़ के वापिस फिर ए के कान में जाएगी, तो इसलिए ए को 2 आवाज सुनाई देगी। और दूसरी आगे क्या लेगा? बी हियर्स एन इको आफ्टर फ्यू सेकंड। इस वाले को सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, क्योंकि इसने गोली चलाई एक तो तब की, लेकिन वो तो काउंट नहीं कर रहे हैं। तो गोली चलाई तो उसके बाद यहाँ लड़ी आवाज और यहाँ पर आई, तो इसको एक इको सुनाई दिया। ओके, सवाल नंबर 1, आफ्टर व्हाट टाइम बी हियर्स एन इको। बी को इको सुनने में कितना समय लगा? तो आइए पहले ए पार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि ये हमारा शिप है। शिप पे कौन बंदा खड़ा है? बी खड़ा है। तो बी गोली चलाएगा तो इको कहां से आएगा? क्लिफ से आएगा। यहाँ क्लिफ है, तो कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में? फिगर में देखिए कितनी दूरी आपको दिख रही है सर? 17 मीटर दिख रही है। तो भाई डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? 17 मीटर हो गया। टाइम हमको फ्यू सेकेंड से टाइम हमको पता करना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्पीड कितनी है साउंड की? वहां दिया गया 340 लेना है, तो 340 ले लीजिएगा। एक चीज आप देख पा रहे हैं क्या, कि यहाँ पर इको है। इको मतलब आवाज लड़के वापिस आई है। तो इको के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं? इको के लिए लगाते हैं सर v इज इक्वल टू 2D/T। हमें क्या पता करना है? हमें t पता करना है। हम t को इधर भेज देंगे। आप भी सॉल्व करिएगा, फटाक से करिए। तो t इज इक्वल टू 2D/v हो जाएगा। d की वैल्यू रखेंगे फटाक से, 17 है तो 17, और v कितना है? 340, ठीक है? सो 17 को 34 से काटेंगे, 17 2 34, 2 को 20 से काटेंगे, 10 आ जाएगा, 1/10 आएगा, और इसको 0.1 सेकेंड लिखा जा सकता है। ओके, जल्दी से ए पार्ट फिनिश करेंगे, फिर हम आ जाएंगे बी पार्ट पे। आफ्टर व्हाट टाइम ए हियर द फर्स्ट साउंड। ए कितनी देर में आवाज सुनेगा? अब देखिए, जो पहली आवाज है वो शिप में जो बंदा बी खड़ा हुआ है, जब ये गोली चलाता है तो इससे सीधी आवाज इसके कानों में आ जाती है। इसमें कोई इको वगैरह नहीं हो रहा है। दूरी कितनी है? 17, एक मिनट सॉरी, दूरी है 34 मीटर, ठीक है? तो कैसे करेंगे सर? डी तो 34 है, टाइम पता करना है, और वेलोसिटी तो 340 है। कैसे करेंगे? v इज इक्वल टू D/T लगाएंगे, क्योंकि यहां पर नो इको है, और जब इको नहीं होता है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। टाइम पता करना है तो टाइम इज इक्वल टू D/V। डी कितना है सर? डी तो 34 है, v कितना है? 340 है। रख देंगे 34 और 340,
काटे पीटेंगे तो 1/10 आ जाएगा, जिसको आप 0.1 सेकेंड लिख सकते हो। ओके, लास्ट पार्ट है सी पार्ट। आफ्टर व्हाट टाइम ए हियर सेकेंड साउंड, ए को दूसरी आवाज कितनी देर में सुनाई देगी। देखो भाई, लास्ट पार्ट देख लो, ए को दूसरी आवाज कितनी देर में सुनाई देगी। तो जो ए बंदा है, ए जो यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखो शिप भी रखी हुई थी और यहाँ पहाड़ी थी। तो जब बी ने गोली चलाई, जिस जिस बी ने फायर किया, तो पहले तो ये यहाँ जाएगी आवाज और यहाँ लड़के आएगी। इसमें टाइम कितना लगा, इसको T1 बोल देता हूँ। इसको टाइम कितना लगा हम लोग निकाल चुके हैं, 0.1 सेकेंड लगा। और इसके बाद यहां से जो आवाज है वो सीधे इसके कानों में गई, और ये पूरा जो टाइम लगा इसको मैं T2 बोल देता हूँ, ये भी 0.1 सेकेंड लगा। तो टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा, तो भाई टोटल टाइम जो है सेकेंड साउंड ए को सुनने में वो लगा T1 प्लस T2, जो कि 0.1 प्लस 0.1, जो कि हमारा 0.2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से फिगर बना के कर सकते हो, बिना फिगर के भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने आपको समझाने के लिए एकदम अच्छे से करवा दिया। चलिए एक सवाल और देखते हैं। एक बंदा खड़ा है, क्लिफ है, और वेलोसिटी साउंड की 320 दी है, डिस्टेंस 48 दिया है, ये सब यूनिट के साथ है, मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर है। टाइम टेकन फॉर मैन टू हियर हिज ओन क्लैप, तो यहाँ पे एक ताली बजाता है, तो अपनी ताली सुनने में इसको कितना समय लगेगा। तो ताली की आवाज आगे जाएगी, क्लिफ में लड़ेगी, वापस आएगी। अब क्योंकि लड़के वापस आ रही है, तो फिर किस चीज का क्वेश्चन हो गया, इको का क्वेश्चन हो गया। इको के लिए क्या लगा देंगे, देखिए टाइम पूछा गया, v इज इक्वल टू 2d/t लगा देंगे। टाइम पूछा गया है, t को उस तरफ भेजेंगे तो 2d/v हो जाएगा। तो d कितना दिया है, 48 दिया है, v कितना दिया है, 320 दिया है। इसको फटाफट करके सॉल्व करेंगे। 2 से 320 काटा, 16 से कटेगा, और फिर इससे काट देंगे, वेट 160 से कटेगा। ओके, फिर 16 3 जा 48, 16 1 जा 16, 3/10 आ रहा है। 3/10 को 0.3 लिखा जा सकता है, 0.3 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आसान आसान सवाल है, मुश्किल सवाल पे हम लोग ज्यादा देर समय बिताएंगे। ओके, एक और सवाल। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है, 320 मीटर पर सेकेंड है। इको के सवाल करने हैं। ओके, 10-15 सवाल इको के लगाने ही लगाने, चाहे सेलिनर लगा लो, चाहे जितने में लगवा रहा हो उतने लगवा लो, लेकिन लगाने हैं। ओके, बहुत सवाल है इको के, कम से कम 15 सवाल मैं करवाऊंगा। ओके, करने हैं साथ में, काहिली नहीं दिखानी है कि नहीं हो रहा सर, सर बहुत हार्ड है, ये सब नहीं, ठीक, करना है भाई। ओके, सवाल थोड़े ज्यादा करा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर मैं मान रहा हूँ कि तुमने पढ़ा ही नहीं है भाई, जिस तरह के सवाल करा रहा हूँ कर लो, उसी तरह के ही सवाल फ्रेम होते हैं आसपास। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकेंड है। मैन फायर्स अ गन, आदमी बीच में खड़ा है, ऐसे गोली हवा में धाए से चलाता है। देयर आर 2 इको, इस आदमी को 2 इको सुनाई देते हैं, 1 at 4 सेकेंड, एक 4 सेकेंड में और दूसरा 6 सेकेंड में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लिफ, इस क्लिफ से उस क्लिफ के बीच में दूरी कितनी है। तो यहाँ पर जो इको हुआ है, वहां पे जो टाइम लगा मान लो वो 4 सेकेंड लगा, और दूसरे वाले इको में जो टाइम लगा वो 6 सेकेंड लगा। तो दोनों ही मेरे इको की कंडीशन है, यहाँ भी इको हो रहा है, यहाँ भी इको हो रहा है, और दोनों की जो दूरी है, एक की दूरी d1 है मान लेते हैं, और दूसरी की दूरी d2 मान लेते हैं। ये टाइम t1 और ये टाइम t2। तो अब हमें क्या करना है, हमें दोनों दूरी निकालनी है। तो इको की कंडीशन है, दोनों कंडीशन है, आप यहाँ पे लिख लेंगे, दोनों कंडीशन लिख लेंगे। ठीक है, तो एक तरफ अगर हम बात करें तो d1 हमको पता करना है, d1 हमारा 4 सेकेंड है, और वेलोसिटी हमारी 320 दी गई है। तो d कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू 2d/t, तो v इज इक्वल टू 2d/t। तो d कैसे निकलेगा, t इधर चला जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू vt/2। v की वैल्यू कितनी, 320, t की वैल्यू 4 और 2, सो 2 16 से 32, 160 इंटू 4 करेंगे तो 640 मीटर आ जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड भी करना है आपको, खुद से करिएगा। चलिए मैं चेक कर देता हूँ। d2 आपको पता करना है, टाइम यहाँ पर t2 जो दिया है वो 6 सेकेंड दिया है, और वेलोसिटी आपको 320 दे रखी है। तो d कैसे निकालेंगे, d निकालेंगे vt/2 से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो vt/2 से निकालेंगे। v हमारा 320 है, टाइम हमारा 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 960 मीटर आ जाएगा। टोटल दूरी कितनी होगी, दोनों को जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू d1 प्लस d2, जो कि 960 प्लस 640 है। तो कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0 6 4 10 7 में आएगा, 15 16,
सो 1600 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि दोनों क्लिफ के बीच की दूरी है। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको करने हैं। ठीक है, एक हम अब ये मैंने एक टफ क्वेश्चन उठाया है, तो ये 2020 का आपका सवाल है, तो थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ये वाला हम लोग करेंगे, मेरे ख्याल से लास्ट ही है यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, तो इको हमारा खत्म पे है। आई थिंक 1.5 आवर का साउंड होगा। आपको लगे रहना पड़ेगा भाई। बस ये न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन थोड़ा लेंदी है, इसके बाद तो आधे घंटे में हो जाना चाहिए। ठीक है, इको में थोड़ा समय जाएगा। मैं थोड़ा तेज भी करा रहा हूँ ना कि भाई एक तो वन शॉट भी तुमको चाहिए और आराम से प्यार से भी करा दे, तो सब कुछ सब थोड़ी मिल जाएगा ना, थोड़ा तुमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन। 2020 का क्वेश्चन है। एक बंदा है, वर्टिकल क्लिफ है, ये वर्टिकल क्लिफ है, इसके सामने खड़ा होता है और एक गन चलाता है। तो यहाँ पे गन है, वो चलाता है, मान ली गन चलाता है। ही हियर्स इको आफ्टर 3.5 सेकेंड्स। तो इसको इको सुनाई देता है 3.5 सेकंड में। तो यहाँ पर आवाज गई और लड़के आई, इसमें उसको जो टाइम सुनाई देता है T1 बोल देते हैं, 3.5 सेकंड सुनाई देता है। ओके, फिर क्या कहते हैं, ही ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ बाय 84 मीटर। वो क्लिफ के पास जब जाता है, तो क्लिफ के पास जब जाता है, तो अब जब गोली चलाता है, तो अब उसको जो आवाज सुनाई देती है वो कितनी देर में सुनाई देती है, 0.5 सॉरी, ही हियर्स इको आफ्टर 3 सेकेंड। सॉरी 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 सॉरी, अब जो इसको इको सुनाई दे रहा है वो 3 सेकेंड में सुनाई दे रहा है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ मैन। पहले जो आदमी ये जो जहां भी खड़ा था, वहां से क्लिफ की जो दूरी है वो कितनी होगी। ये कितने मीटर आ गया है ऑन मूविंग द क्लिफ बाय 84 मीटर। तो कितने मीटर आगे आया, ये 84 मीटर आगे आया। ठीक है, देखो एक मैं बहुत ही बढ़िया तुमको सिस्टम बताता हूँ कि यहाँ पर जो गैप है टाइम का, उधर 3.5 है, इधर 3 है, तो यहाँ गैप कितना हो गया, यहाँ पर जो गैप हो गया वो कितना हो गया, 3.5 में से 3 घटाया तो 0.5 सेकेंड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भाई, हो गया है ना। अब देखिए हमको कितना चाहिए, हमको तो इतना 84 दिया हुआ है, हमको इतना ही डी चाहिए। इसमें हमको वी नहीं पता है, सवाल में वी नहीं पता, बिना वी के हम लोग नहीं कर पाएंगे, वी ही पता करना है। तो यहाँ पे हमें टी और डी मिल गया है, तो हम यहाँ से वी निकाल सकते हैं, क्योंकि सवाल में वी भी गायब है। तो आप ये बीच वाला पोर्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो जिसको मैं बोल देता हूँ ए और बी। तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 84 मीटर है। जो टाइम है वो कितना है, 0.5 सेकेंड है। किसकी बात हो रही है, इको की बात हो रही है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इको की। तो इको में v इज इक्वल टू 2d/t होता है। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी 84, टाइम हो जाएगा 0.5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब पॉइंट किसका, ये 0 बढ़ेगा, 5 1 जा 5, 3 8, 5 6 जा 30, 4 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, हाथ में 1 हाथ में 336 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। एक बार आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, तो आप ए से लेकर के क्लिफ की दूरी पता करनी है ना। तो हम बात कर लेंगे अब ए से लेके क्लिफ के बीच की। तो ए से क्लिफ की बीच की दूरी पता करनी कि पहले आदमी जहां खड़ा था वहां से क्लिफ कितनी दूर थी। तो वहां से क्लिफ की दूरी डी है, जो कि हमको नहीं पता है, और मैं इसको D1 कर लेता हूँ। तो ये D1 हो जाएगा, इसको T1 T2 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, T3 कर लेता हूँ, तो भी फिर D3 कर लेता हूँ, तो जो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो D3 और T3 कर लिया। स्पीड तो वही रहने वाली है, ऐसा तो है नहीं कि स्पीड यहाँ अलग, हवा की स्पीड सब तरफ सेम रहेगी। दूरी पता नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का समय सवाल में दे रखा है 3.5 सेकेंड, और हमको वेलोसिटी 336 मिल चुकी है। हमें डी चाहिए, तो डी कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू, इको की बात हो रही है तो 2d/t। तो यहां से मैं पहले भी बता चुका हूँ, डी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये इधर चला जाएगा, तो vt/2 बनेगा। v कितना है, v हमारा सर 336 है, t कितना है 3.5 है, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आओ कर लेते हैं, 2 से 336 को काटते हैं, 2 1 2 1 3, 2 6 12 1 13, 2 8 16, 168 को 3.5 से करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं 168 को 3.5 से, 8 यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी। और फिर आप भी करिए साथ साथ, ओके। 8 3 24 7 में 2 3 18 2 2 20 7 में 2 3 2 5, सो यहाँ पे 0 8 8 588 और एक डेसिमल है, तो 588 मीटर आ जाएगा। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो 588 मीटर है। ठीक है, ये देखिए 588 मीटर हमारा आंसर है, जो कि हमारा आ गया। तो ये एक छोटी अप्रोच थी।
अदरवाइज आप इसमें एक इक्वेशन बन के भी हो जाएगा, आप इसमें 2 इक्वेशन बना के देन v निकाल के भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ये अप्रोच आपको किसी बुक में नहीं दिखेगी, बट इट इज अ वेरी इजी एंड शॉर्ट अप्रोच, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हो और आपके एग्जाम में नंबर नहीं घटेंगे, ठीक है। ओके, आगे देख लीजिए। यूजेस ऑफ इको, इको का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करा जाता है? तो इको का इस्तेमाल रेडार में करा जाता है, सोनार में करा जाता है। रेडार और सोनार दोनों ही एक ही टेक्निक है। देखो भाई, रेडार में हवा में भेजते हैं, सोनार में सामने मतलब करीब पानी की गहराई वहराई के लिए चेक करते हैं। अब देखो रेडार में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, चाहे रेडार हो चाहे सोनार हो, और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर से वेव छोड़ते हैं और रिसीवर से रिसीव करते हैं। अब मान लो ये तुम्हारा पानी है, इसके खूब नीचे एक पत्थर रखा हुआ है, तो यहां से एक ट्रांसमीटर से वेव छोड़ेंगे और यहां से रिसीवर रिसीव करेगा, तो कितनी देर में वेव आई है ये पता चल जाती है, और स्पीड हमको पता ही रहती है। तो v बराबर 2d/t से हम लोग कितना गहरा हमारा ऑब्स्टेकल है वो पता कर लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोनार। अगर हम साउंड छोड़ रहे हैं तो सोनार कह देंगे, और अगर हम लोग रेडियो वेव छोड़ रहे हैं तो रेडार कह देंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है, पहला लिखा रेडार, रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें भी हम इको करते हैं, लेकिन इसमें रेडियो वेव भेजते हैं। रेडियो वेव इज सेंट इन द स्पेस टू डिटेक्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अब इसमें से क्या करते हैं हम लोग, रेडियो वेव्स निकालते हैं, जो जहाज वहाज उड़ रहा होता है वो कहाँ कहाँ पर है वो देखने पता चल जाता है। आपने देखा होगा वो ग्रीन ग्रीन कलर का पिक्चरों में दिखाते हैं, मिसाइल इज कमिंग, एरोप्लेन इज कमिंग, तो वो वाला सिस्टम है। और यहाँ पे देख ले सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में क्या है, सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम लोग भेजते हैं, रेडार में रेडियो वेव्स को भेजते हैं, सोनार में साउंड वेव को भेजते हैं। कौन सी साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजते हैं, तो जिससे आपको गहराई पता चल जाए, जिससे आपके सामने क्या ऑब्स्टेकल है पता चल जाए। चमगादड़ जो होते हैं, बैट्स, वो ऐसी वेव फेंकते रहते हैं, वेव फेंक रहे हैं, लड़के आ रही है, अच्छा यहाँ पे सामान रखा हुआ है, दूसरी तरफ मुड़ गए, ऐसे करके चलते हैं चमगादड़ की तरीके से, समझे। अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज बिकॉज दे रिमेन अनडेविएटेड फॉर लार्ज डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन आया था कि अल्ट्रासोनिक वेव्स ही क्यों, वाई मी, वाई अल्ट्रासोनिक वेव्स। भाई अल्ट्रासोनिक वेव्स इसलिए क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव काफी दूर तक चली जाती है और कोई डेविएशन उनके अंदर नहीं आता है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा, मेडिकल फील्ड में साउंड का इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड के लिए होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी पता होगा, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उनका सब इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह, बेबी कैसा है चेक करते हैं। इसके अलावा एब्डोमेन वगैरह आपका चेक करने के लिए जनरली भी अल्ट्रासाउंड हो सकता है। हार्ट के लिए एक इको कार्डियोग्राफी होती है जिसमें हम इको का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे इको साउंड के इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने फिर से इस बात को बताया है, अगर कोई सवाल में रेडार आता है, क्योंकि रेडार में रेडियो वेव यूज होती है, तो वहां पर लाइट की स्पीड रखी जाएगी। अगर किसी सवाल में सोनार आता है, क्योंकि वहां पे साउंड वेव यूज होती है, तो साउंड की स्पीड रखनी होगी, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हुआ है, जिसमें मैंने आपको कुछ सवाल करवाए थे, इसमें सिर्फ एक ही पीवाईक्यू था। लेकिन अगर जब आप इसको बाद में नोट्स को देखेंगे, तो मैंने 31 के बाद से हर टॉपिक का, जैसे ये पहला टॉपिक है इको रिफ्लेक्शन, तो मैंने बोला था ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो यहाँ पे सारे पीवाईक्यू मैंने कलेक्ट करके लगा दिए। आप देखोगे 1 2 3 4 5 तकरीबन 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन आपको इको पे करने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा। तो 12 क्वेश्चन ये भी आपको करने हैं, अपार्ट फ्रॉम जो हमने उधर कराए, वो तो आपको बस वार्म अप करा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2025 का ये सवाल करते हैं, पीवाई क्यों करना है होगा अब हमें, ठीक है। चलिए बढ़िया। भाई 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, आता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल फटाफट से। A submarine in the sea sends ultrasonic ping and a stopwatch is started simultaneously। एक सबमरीन है जो कि समंदर के अंदर है, तो एक सबमरीन है जो कि समंदर के अंदर है, समंदर समंदर समंदर, and stopwatch is started simultaneously। The stopwatch stops on receiving the reflected wave। तो वेव क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब यहाँ से आवाज गई है और लड़के आई है। तो जब रिफ्लेक्शन की बात हो गई, मतलब इको का सवाल है। एंड रीड्स 1 मिनट 40 सेकेंड। तो टाइम हमारा कितना दे रखा है, 1 मिनट 40 सेकेंड। इसको आप पूरे तौर से सेकेंड में कर लो। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 प्लस 40 कितना टाइम हो गया, 100 सेकेंड हो गया। और क्या दे रखा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस, हमसे पूछ रहा है भाई डिस्टेंस बताइए ऑब्स्टेकल की, फ्रॉम द सबमरीन, सबमरीन से कितनी दूर है, वेलोसिटी जो साउंड की है वाटर में वो 1500 मीटर
पर सेकेंड है। कितना इजी सवाल 2025 में आ गया। डी पूछ लिया तो v इज इक्वल टू 2d/t होता है, और अगर हमको d चाहिए तो t को यहाँ भेजेंगे तो v इंटू टी और 2 से डिवाइड कर देंगे तो vt/2 फॉर्मूला बन जाता है। v कितना है, v 1500 है, t कितना है सर, t 100 सेकेंड है, यहाँ नीचे 2 रख दिया और डिवाइड कर दिया, 2 5 10 और 0 15 5 75 7500 मीटर आंसर आ गया। छोटा सा सवाल, प्यारा सा सवाल, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ क्लिफ फायर्स अ गन एट हियर्स इट को, ये भी आपका स्पेसिमेन में आया है 23, 24, 26 तीनों स्पेसिमेन में क्वेश्चन है। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर्स अ गन एंड हियर्स इट को आफ्टर 3 सेकंड्स। तो क्लिफ है, क्लिफ के सामने पर्सन खड़ा हुआ है और गोली चलाता है और 3 सेकंड्स में वो उसको सुनता है। कैलकुलेट आफ्टर 3 सेकंड्स कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द क्लिफ। कितना आसान सवाल भाई, डिस्टेंस कितना है, d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्लिफ से लड़के आ रही है तो क्या है, इको है, इको है ना, और v कितना दे रखा है, v कितना दे रखा है, v तो सर v तो 336 दे रखा है सर। इको है, इको इको है, इको के लिए क्या लगाओगे, v इज इक्वल टू 2d/t, जिसमें d का फॉर्मूला vt/2 बन जाता है। तो v कितना हो गया, v सर 336 हो गया, t तो सर 3 हो गया और 2 लगा लिया, 2 से इसको काट दिया, 2 1 2 1 3 2 6 12 1 13 2 16 168 into 3 8 3 24 अब मैं 4 6 3 18 4 बाई 7 में 2 3 3 5। देखो भाई मैं बहुत तेजी में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो कमेंट में बता भी देना, ओके। 3 10 24 आज मैं 4 3 18 2, अगर जो सही बताओगे तो मैं कमेंट में रिप्लाई भी करूंगा हाँ कि वो मुझसे गलती हुई है। सुबह में 2 18, मुझे लग रहा है मैंने यही गलत कर दिया। तो 504 आ रहा है, ओके, मल्टीप्लीकेशन मिस्टेक। तो ये सब छोटी छोटी गलती हो जाए तो मेरे भैया माफ कर देना, कमेंट में बता देना, मैं कमेंट में बता दूंगा कि यहाँ गलत है, ओके। तो आप भी साथ साथ इसलिए सॉल्व करो। तो इट्स 504 मीटर डिस्टेंस, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, पहला पार्ट हो गया डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस हमारी आ गई 504, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, इको दिया है इसलिए। तो हमारा ए पार्ट तो हो गया, ए पार्ट में हमारे इको था और इको की वजह से ये आ गया। बी पार्ट, आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम क्लिफ ही फायर्स द गन अगेन, मतलब इसके पागलपंती चली, ये आगे या पीछे चला गया। एंड दिस टाइम इको इज हर्ड 1.5 सेकेंड लेटर, अब उसको आवाज और देर में सुनाई दे रही है। तो अगर देर में सुनाई दे रही है तो इसका मतलब वो पहाड़ी से दूर गया है, तभी तो देर में सुनाई दे रही है। तो बी वाला केस देख लेते हैं। तो भाई बी वाले केस में ये जगह से अपने पीछे हो गया है, पहले जहां पे था तो पहले मान लो यहाँ पे था, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन, इसको ए बोल देते हैं, और ये बी है जहाँ पे बाद में गया है। क्लिफ्स है तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे टाइम लग रहा है 3 सेकेंड, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 1.5 सेकेंड लेटर, मतलब 3 में 1.5 सेकेंड जोड़ेंगे तो 4.5 सेकेंड लग जाएगा। तो ये टाइम जो है मेरा 1.5 सेकेंड है, टोटल जोड़ेंगे तो 4.5 सेकेंड है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ही मूव्ड, वो कितनी डिस्टेंस चला। अरे भाई ये तो मैंने अभी इस शॉर्टेस्ट अप्रोच, भाई बहुत लोग इसको इक्वेशन बना के करेंगे, तुम्हें इक्वेशन, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम खड़ाक से करोगे। ये डिस्टेंस बताना है कितना किसका है, इको का क्वेश्चन है, तो v इज इक्वल टू 2d/t। v कितना है सर, v तो दिया है, v तो दिया है 336। आप लोग पूरा डेटा लिख के करोगे, मैं जल्दी में कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है यार तुम्हें सब फटाफट से कराना है। 2d और भाई t कितना है 1.5, तो d का फॉर्मूला तो आपको बता चुका हूं मैं, vt/2 बनता है, तो ये v है, ये t से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 डिवाइड में हो जाएगा। सो 336 इंटू 1.5/2, 2 से इसको काट देंगे, 2 से 2 1 3 2 12 1 13 2 8 16, 168 को 1.5 से करना होगा, तो 168 को 1.5 से कर लेते हैं। पॉजिटिव चला में चले 25 25 30 30 8 168 0 8 12 में 8 5 13 अच्छे 14 15 हाथ में है कि 2, सो 252 आ रहा है, 252 डिस्टेंस आ रही है, तो 252 मीटर मूव हुआ है। कुछ गड़बड़ आ रहा है, इतना ज्यादा खिसक गया, 252 मीटर खिसक गया। तो हो सकता है भाई किसका आ रहा है तो आ रहा है, मेरी मल्टीप्लीकेशन में ये आ रहा है तो फिर ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें फटाफट से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेम द वेव यूज फॉर इको डेप्थ साउंडिंग, कौन सी वेव यूज होती है इको डेप्थ साउंडिंग के लिए, तो मैं पीछे लिखवा चुका हूँ, अल्ट्रासोनिक
वेव, ये आपका 2025 का सवाल है, as far as I remember. Okay, give one reason why the waves mentioned in A is used for the purpose. तो इनको ही क्यों यूज करते हैं, तो मैंने बताया है कि क्यों, क्योंकि भाई बिकॉज दीज वेव्स यानी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं ये अनडेविएटेड जाती हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक, ठीक है, तो ये लिखना है आपको आंसर। ये सारे आपके पीवाई क्यूज हैं। ओके, अगला सवाल, रोहन ने दो अलग अलग मीडियम में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो एक हमारा ऑक्सीजन है और एक हमारा बेंजीन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स मीटर डिस्टेंस इको इन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में जो डिस्टेंस है वो एक्स मीटर है और बेंजीन में जो डिस्टेंस है वो आगे जाके लिखा हुआ है वाई मीटर है। ओके, टाइम हमको पता है इको सुनने के लिए कितना लगता है, मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड, तो वो तो दोनों में सेम ही रहने वाला है। ठीक है, अगली चीज डी हो गया, टी हो गया, स्पीड, क्या स्पीड सेम है कि अलग अलग है? सर स्पीड तो अलग अलग है क्योंकि लिखा है ऑक्सीजन में 340 और लिखा है बेंजीन में 200, तो 340 और 200। सर हमें सवाल में क्या पूछा है, तो भाई सवाल में पूछा है, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको 1 2 3 कर देते हैं ताकि हमारा बढ़िया से फर्क हो जाए। ठीक है, तो पूछा क्या है कि कंपेयर कंपेयर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को कंपेयर करिए, यानी एक्स और वाई का रेशियो बताइए कि क्या है। तो भाई बड़े ही सिंपल है, इसका और इसका क्या करना है, रेशियो बताना है, तो d1 अपॉन d2 बताना है। भाई इको में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, vt/2 होता है, तो d1 के लिए बन जाएगा v1 t1/2, d2 के लिए बन जाएगा v2 t2/2। क्या 2 से 2 काट देंगे, काट देंगे, ओके काट देंगे। v1 की वैल्यू सर 340, t1 की वैल्यू सर 0.1, v2 की वैल्यू सर 200, T2 की वैल्यू सर 0.1, क्या 0.1 से 0.1 भी तो उड़ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, 2 10 से 20, 2 17 से 34। अब आप एक चीज देखेंगे, एक चीज आप देख सकते हैं कि D1 जो है वो बड़ा आ रहा है क्योंकि D1 के सामने वाला नंबर बड़ा है और D2 के जो नंबर है वो छोटा आ रहा है, तो ये इनका रेशियो आ गया और हम यहाँ से कह सकते हैं D1 इज ग्रेटर देन D2। डिस्टेंस 1 जो है हमारा बड़ा है और डिस्टेंस 2 हमारा छोटा है, दोनों की डिस्टेंस अलग अलग है, आएगी ही अलग अलग, जब स्पीड अलग अलग है दोनों में तो अलग अलग डिस्टेंस आएगी। आगे क्या है, आईसीसी 2024 का क्वेश्चन ये भी है, नेम द वेव्स यूज्ड इन सोनार, इसका आंसर आप क्या देंगे, क्या देंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। रिपीट क्वेश्चन है, आगे देखिए, इन द अबव डायग्राम, ये तो मैंने नीचे बना दिया कोई बात नहीं, लता स्टैंड्स बिटवीन टू क्लिफ, ये लड़की है, इसका नाम है लता, लता, एंड क्लैप्स हर हैंड, डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय हर टू हियर द फर्स्ट इको, इसको पहला इको सुनने में कितना समय लगेगा। तो भाई क्लिफ ए से कितनी दूरी है, ये 170 है, ये 160 है, तो 170 और 160 है, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी तो 10 हो गई। क्या 10 मीटर में इको आएगा? पिछले साल कुछ बच्चे इसको गलत करके आ गए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर ये वाली ये वाला डिस्टेंस लिया, ठीक है, और ये वी दिया ही हुआ था, तो इसके साथ इन्होंने सॉल्व करके गलत हो गया। पहला इको यहाँ से आएगा ही नहीं क्योंकि 10 मीटर पे इको कहाँ होता है, होगा इको तो यहाँ से आएगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 160 लेना होगा, स्पीड कितनी हो गई, 320 लेना होगा, कितनी देर में सुनाई दिया ये पता करना है। इको का क्वेश्चन है सर, इको का क्वेश्चन है तब तो बहुत ही सही है, तब तो हम v बराबर 2d/t लगा देंगे, t पता करना है, t को उधर भेज देंगे तो 2d/v लगा देंगे। सर 2 इंटू 160, d की वैल्यू 160 है, v की वैल्यू सर 320 है, 2 से 320 कटेगा तो 160 आएगा और 160 से 160 कटेगा तो फिर 1 सेकेंड आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल को करना है। अगला सवाल देखिए, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन, एक आदमी, अच्छा ये हम ये कर चुके हैं, 2020 बोर्ड वाला करवा चुका हूँ, पीछे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ओके आगे देख लीजिए, 2018 इस तरह का भी सवाल मैंने करवाया है पीछे, इसी तरह का ही है कुछ सवाल। एन ऑब्जर्वर ऑन द शिप, द पर्सन ऑन द शोर हियर टू साउंड्स, एक 2 सेकेंड पे सुनता है और एक 3 सेकेंड पे सुनता है, थोड़ा सा ये अलग है बट क्वेश्चन समवॉट इस तरह का हमने आपको करवाया है, कोई बात नहीं देख लीजिए। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द सी शोर, एक बंदा है जो सी शोर पे खड़ा है, देख सकते हैं आप सी किनारे पे खड़ा। एन ऑब्जर्वर ऑन द शिप विच इज एंकर्ड बिटवीन, एक ऑब्जर्वर है शिप में, देख सकते हैं बैठा हुआ है, बिटवीन
अ वर्टिकल क्लिफ एंड अ पर्सन, तो ये क्लिफ और इस वाले आदमी के बीच में है। फायर्स अ गन, तो ये बंदा जो है, तो जो ऑब्जर्वर है वो फायर करता है गन को, तो इसने गोली चलाई धां ऐसे। द पर्सन ऑन द शोर हियर टू साउंड, तो ये वाले बंदे ने दो साउंड सुनी, पहली साउंड उसने 2 सेकंड में सुनी और दूसरी साउंड उसने 3 सेकंड में सुनी। और if the speed of the sound in the air is 320, find the distance between the observer on the ship and the person on the shore, तो जो यहाँ पर शिप पे बैठा है और जो शोर पे पर्सन है, दोनों के बीच की दूरी बताइए। तो मुझे ये वाली जो डिस्टेंस है वो बतानी है। तो भाई पहली आवाज जो है, पहला ए पार्ट करने के लिए कितना टाइम लगा है? पहली साउंड सुनने में 2 सेकंड लगा है। सर पहली साउंड तो 2 सेकंड में सुनाई दी, पहली साउंड तो गन से सीधा इसके कानों में जाएगी, और गन से अगर सीधा कानों में जाएगी तो कितनी देर में सुनाई देगी? 2 सेकंड में सुनाई देगी, क्योंकि दिया हुआ है। तो टाइम कितना हो गया? सर टाइम तो 2 सेकंड हो गया। डी पता नहीं है, वेलोसिटी सर 320 दे रखी है। तो इको है, नो इको है भाई, हवा में सीधी गई है, कहीं टकराव नहीं हुआ है, नहीं टकराव हुआ है तो नो इको। और अगर इको नहीं है तो V इज इक्वल टू डी बाई टी। डी पता करना है, डी पता करना है। अगर डी पता करना है तो ये टी उधर भेज दो, V इंटू टी। V मेरा 320 है, T मेरा 2 है, तो कितना हो जाएगा? 640 मीटर। तो ऑब्जर्वर और मैन के बीच की दूरी 640 मीटर आ गई। ठीक है, फिर हम करते हैं बी पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर। अब हमें क्लिफ और ऑब्जर्वर के बीच का टाइम बताना है। तो भाई देखो भाई, इसको पहली आवाज सुनाई दी 2 सेकंड में, दूसरी आवाज सुनाई दी जो कि यहां से लड़के ऐसे गई, उसमें समय लगा 3 सेकंड। तो यहां पर इतने, खाली इतने प्रोसेस में टाइम कितना लगा होगा? अगर यहां से यहां तक 2 लगा और लड़के जाके वहां पूरा 3 लगा, तो यहाँ कितना लगा होगा? यहाँ पे तो सर 1 ही सेकंड लगा होगा। तो इस चीज को आप अपने इस फिगर में दिखा दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए ना। यहाँ पर हमारा ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ये दूसरा वाला बंदा है। तो डायरेक्ट जब गई तो इसमें तो उसको लगा 2 सेकंड, लेकिन जब यहां से टकरा करके ऐसे गई, इसमें टाइम लगा 3 सेकंड। तो भाई यहां से यहां तक का सिर्फ जो टाइम लगेगा वो 3 में से 2 गया, 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्लिफ और पर्सन के बीच की दूरी। तो डी पता करना है, तो सर डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सर वेलोसिटी साउंड की तो 320 दे रखी है, तो डी कैसे निकालोगे? यहाँ पर तो इको हो रहा है, और इको के लिए लगाते हैं डी इज इक्वल टू वी टी बाई 2। v कितना है? 320 है, t मेरा 1 है, 2 है, तो 320 को 2 से डिवाइड कर दिया, 160 मीटर आंसर आ गया। है ना आसान? भाई जैसे बता रहा हूं वैसे करोगे, सवाल खटाखट 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 होते चले जाएंगे। ठीक है बस 2 सवाल और है, 3 है बल्कि, 4 है बल्कि, 5 है बल्कि, इसके बाद इको फिनिश। तो ये 5 करने हैं भाई, थकना नहीं होगे। इतने सवाल कर लोगे ना, सवाल तुम एकदम इको में तो एकदम बढ़िया हो जाओगे। अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ्स, ये सब प्रीवियस ईयर है, सब प्रीवियस ईयर, सबके सब प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ईयर डालना भूल गया हूं, बट ये सब प्रीवियस ईयर है। अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ्स प्रोड्यूसेस अ साउंड एंड हियर 2 सक्सेसिव इकोस इन 3 सेकंड एंड 4 सेकंड। तो ये सवाल करवा चुके हैं, 3 सेकंड और 4 सेकंड वाला। ये आप खुद से करिएगा और इसका आंसर मुझे दीजिएगा। हालांकि डेटा बदल के मैंने करवाया है। 2 क्लिफ्स के बीच में एक आदमी खड़ा था, आपको याद होगा, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 4 सेकंड और 6 सेकंड में सुनाई दे रहा था, और यहाँ पर इन्होंने 3 और 4 दिया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करिएगा। ओके, और मुझे बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो दो क्लिफ्स के बीच में एक इंसान खड़ा है, और उसको एक इको 3 सेकंड पे और एक 4 सेकंड में सुनाई देता है, और डिस्टेंस बिटवीन द 2 क्लिफ्स, ऐसा एक सवाल करवाया है, वैसा ही यहाँ पे भी है। क्वेश्चन ये वाला बता देते हैं, इको बाई द इको नॉट बी हर्ड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 10 मीटर। अगर 10 मीटर है तो इको क्यों नहीं सुनाई देगा? तो इसका आंसर क्या? बिकॉज द मिनिमम डिस्टेंस शुड बी एटलीस्ट 17 मीटर। ठीक है, सो दैट द टाइम टेकन गेट्स 0.1 सेकेंड, इसलिए इसको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, ओके अगला क्या है? अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन, ही हियर्स एन इको आफ्टर 3 सेकंड ऑन मूविंग क्लोजर। देखो ये भी करवा चुका हूं, लेकिन चलो एक बार फिर से करा देते हैं इस तरह का सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर यू हैव वन क्लिफ। अब देखो सवाल उस तरह के रिपीट होने लगे हैं। फायर्स अ गन, एक बंदा है यहाँ से गोली चलाता है,
और ही हियर्स देन इको आफ्टर 3 सेकेंड्स, ऐसे इसमें टकरा के जब वापस आती है आवाज तो 3 सेकेंड में उसको सुनाई देती है। ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ बाय 82.5 मीटर, ये क्लिफ के तरफ जाता है, तो ये ए है, पहले यहाँ पे था, अब ये बी है, यहाँ पर आ चुका है, और कितनी दूरी वो चला है, वो चला है 82.5 मीटर। दिस टाइम ही हियर्स द इको आफ्टर 2.5 सेकेंड, अब उसको जो इको सुनाई दे रहा है, जो लड़ के आवाज आ रही है, वो 2.5 सेकेंड में आ रही है। कैलकुलेट बाई द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ऑफ मैन, यहां से क्लिफ की जो दूरी है डी वो कितनी है, ये पहला सवाल है। तो पहले पहला सवाल करते हैं, और दूसरा सवाल है वेलोसिटी ऑफ साउंड, बल्कि दूसरा सवाल पहले करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी निकाले बिना आपका काम नहीं बनेगा। तो देखो ये डी मुझे पता है, ये टी भी मैं पता कर सकता हूँ, अगर ये 3 है, ये 2.5 है, तो ये वाला टी कितना हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। पहली बात तो सबके नंबर अलग अलग कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, और इसको मैं 3 कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ए से बी के बीच में जो हमारा टाइम है वो है 0.5 सेकेंड, जो हमारी दूरी है वो है 82.5 मीटर, और ये इको की कंडीशन है। अब क्योंकि इको की कंडीशन है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2d बाई टी। सो 2 इंटू डी मेरा कितना है 82.5, टी मेरा 0.5। सो इसको सॉल्व करना होगा। सो यहाँ से एक पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट मर जाएगा, और 5 से इसको काट सकते हैं, 5 1 5 3 8 5 6 32 32 5 5 25, और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 2 10, हाथ में एक 2 1 3, 330 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट, ए से क्लिफ की दूरी कितनी है, तो ए टू क्लिफ कितनी दूरी है मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता, मुझे स्पीड पता चल चुकी 330 है, मुझे टाइम जो है यहां से यहां तक का क्वेश्चन में दे रखा है 3 सेकेंड। इको का कंडीशन है, इको का कंडीशन है, तो क्या d इज इक्वल टू वी टी बाई टू नहीं हो जाएगा, और अगर d इज इक्वल टू वी टी बाई टू हो जाएगा तो 330 इंटू 3 बाई 2 कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 0 2 1 3 2 0 12 1 13 165, ये कट जाएगा 2 से, ठीक है, 5 15 हाथ में 25 कटर 19 हाथ में 1 3 3 4 495 मीटर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। आप प्लीज चेक भी कर लीजिएगा, कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब वैसे यही आ रहा है, आपका भी यही आना चाहिए। 2019 पे पहुंच गया हूँ भाई, खत्म पे है, बस 2019 तक ही करवाऊंगा, 17 तक तो जा भी नहीं रहा हूँ तुमको लेके, 18 का करवा चुका हूँ, 19 का, और थोड़ा एक दो कॉम्पिटेंसी वाला भी करवा दे रहा हूँ कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अ पेंडुलम हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यहाँ पर इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दी है, तो एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन, 4, तो 4 हर्ट्ज मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई। एन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स द पेंडुलम एंड फायर्स द गन, तो एक आदमी पेंडुलम चला के गोली चला देता है, ही हियर्स द इको फ्रॉम द क्लिफ आफ्टर 6 वाइब्रेशन ऑफ द पेंडुलम, तो उसको जो है 6 वाइब्रेशन के बाद जो आवाज है वो सुनाई देती है। और इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर, ये सवाल है। तो बल्कि मुझे ये फर्जी चीज नहीं लिखनी चाहिए, और इसको तो बहुत सिंपली हो जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है 4 वाइब्रेशन पर सेकेंड सुनाई, एक सेकेंड में सुनाई देती है, और उसको जो इको का जो इको सुनाई दिया वो 6 वाइब्रेशन के बाद सुनाई दिया, तो t इज इक्वल टू 6 वाइब्रेशन दिए, 6 वाइब्रेशन जो है कितनी देर में होगा वो पता कर लेते हैं। बताइए भाई, 4 वाइब्रेशन 1 सेकेंड में, 2 वाइब्रेशन कितने देर में होंगे, आधे सेकेंड में, तो 2 वाइब्रेशन अगर 0.5 सेकेंड में हो रहे हैं तो 6 वाइब्रेशन कितने में हो जाएंगे, 1.5 सेकेंड में। अरे भाई आधे सेकेंड में 2 वाइब्रेशन, फिर अगले आधे सेकंड में 2, फिर अगले आधे सेकंड में 2, 2 2 4 2 6, 3 बार 0.5 जोड़ लो तो 1.5 सेकंड टाइम आ गया, तो टाइम मुझे मिल गया 1.5 सेकंड। वेलोसिटी इसमें दी गई है 340 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस मुझसे पूछा गया है भैया, क्या इको का सवाल है, कैसे पता इको का सवाल है, दिया है हियर द इको, तो इको का सवाल है, इको का सवाल है, तो d इज इक्वल टू वी टी बाई टू, और v 340 है, t मेरा 1.5 है, 2 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा। तो यहाँ पे काटेंगे तो 170 बनेगा, 170 को 1.5 से कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, 0 से डेसिमल खत्म हो जाएगा, 17 इंटू 15 कर लीजिए, 7 5 5 में 3 5 3 8 17 17 5 8 15 में 1 1 1 2, सो 255 मीटर आपका
यहाँ पे आंसर आएगा। ओके ओके ओके, बस 2 सवाल और बचे, देन इको फिनिश हो जाएगा। वेरी हैप्पी, आपका अटेंशन स्पैन का मुझे पता है, आप यहाँ तक बने हुए हो अगर तो बहुत बड़ी बात है। हर कोई इतना देर तक इतने सारे सवाल प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन एग्जाम आ रहे हैं, तुम्हें करने हैं, यू हैव टू डू इट। ओके, आगे देखिए, एग्जामिन द ग्राफ, कुछ बहुत सा लिखा हुआ है, डिपिक्टिंग द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम सबमरीन्स ए एंड बी। आपके पास 2 सबमरीन है, 2 अलग अलग सबमरीन है, और उसमें से वेव निकल रही है और आ रही है, मतलब ये क्वेश्चन आपका उधर का है, सोनार का। विच आर इक्विप्ड विद अ डिवाइस एमिटिंग अल्ट्रासोनिक, देखो अल्ट्रासोनिक निकल रही है, अल्ट्रासोनिक ही निकलती है इको में। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। तो नेम द डिवाइस यूज्ड हियर, कौन सा डिवाइस यहाँ पर यूज किया गया है। तो यहाँ कौन सा डिवाइस यूज किया गया है, डिवाइस यानी कि यहाँ पे टेक्निक पूछ रहे हैं, तो ये कौन से टेक्निक का क्वेश्चन है, सोनार का, तो सोनार यहाँ पे यूज हो रहा है। वाई इज अल्ट्रासोनिक साउंड यूज, तो मैंने बताया था, इसका आंसर आप लिख सकते हो गोज अनडिवाइडेड फॉर अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, या फिर ये लिख सकते हो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी एक डायरेक्शन में ही चलते रहते हैं, और ठीक है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक अनडिवाइडेड जाते हैं, और रिफ्लेक्शन इनकी अच्छी है। विच सबमरीन इज क्लोजर टू द शिप, दोनों में से कौन सी सबमरीन शिप के पास है, तो भाई शिप के पास वो होगी जिसका टाइम कम लगे। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो पहली वाली है, यहाँ पर देखिए 10 पे गई है और वापिस आई है 40 पे, तो 40 - 10 कितना टाइम लग रहा है इसको लग रहा है 30 सेकेंड जाकर के आने में, वेव को जाके आने में 30 सेकेंड लग रहा है। यहाँ देखिए कितने पे मार्किंग है, यहाँ पर देखिए ये वाली मार्किंग 20, यहाँ 30 पे है, और ये 50 है, तो 30 और 50 के बीच में कितना टाइम हो गया, 20 सेकेंड्स हो गया। सही बात है, तो 20 सेकेंड्स हो गया है, तो ये कम टाइम है, और 30 सेकेंड ज्यादा है, तो ये वाली पास है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। और कह रहा है कि डिस्टेंस बताइए, तो d इज इक्वल टू इको के लिए vt/2। v कितना है सर, v तो 1500 दे रखा है सर, टाइम तो इसमें 50 में से 30 गया, 20 आ गया, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा 15,000 मीटर आ गया। तो देखो भाई, ये कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन था, कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन था, ज्यादा क्रिटिकल नहीं था, अगर आप सही से करे होंगे तो कर पाएंगे। तो ये एक 2020 का क्वेश्चन है, साउंड वेव ट्रैवलिंग इन वाटर हैज अ वेवलेंथ 0.4, इज दिस वेव ऑडिबल इन एयर, क्या ये वेव ऑडिबल है, ये सवाल है। तो वेव लैम्डा दे रखा है 0.4, तो ऑडिबल है कि नहीं, इसके लिए फ्रीक्वेंसी आपको पता करनी होगी, और स्पीड दे रखी 1400, स्पीड दे रखी है 1400। तो भैया क्या होता है, लैम्डा और एफ एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, ये एफ नीचे आएगा, वी ऊपर आ जाएगा। हमें पता क्या करना है, हमें एफ पता करना है, एफ को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा वी बाई लैम्डा। वी कितना है सर, वी तो 1400 है, और लैम्डा 0.4 है, यहाँ से खिसकाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, और फिर काट देंगे, 4 3 12, 2 14, 4 5 20, 0 0, तो कितना आ रहा है, 3500 हर्ट्ज आ रहा है। क्या 3500 हर्ट्ज हमें सुनाई देती है, 20 से 20,000 के बीच में सुनाई देती है, तो ये हमें सुनाई देगी, तो यस इट इज ऑडिबल। ठीक है, यस इट इज ऑडिबल बिकॉज 3500 हमको सुनाई देती है। आगे देखिए, अच्छा, नेम द सिस्टम विच एनेबल्स अस टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, कौन सा सिस्टम है जिससे हम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो भाई इसका नाम है सोनार। ओके, सोनार, इसका नाम है सोनार। आगे देख लीजिए, ओके बढ़िया, इको हमारा फिनिश हो गया है, और उसके बाद अब हम टॉपिक 2 पे चलेंगे, जिसका नाम है रेजोनेंस। अब यहाँ कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है बबुआ, अब ये जो तुमने परिश्रम किया, लगाया, बहुत बढ़िया। अब हम टॉपिक 2 की तरफ बढ़ सकते हैं, और सबसे जो टिपिकल पार्ट है वो हो चुका है। अब सिर्फ थ्योरी, सिर्फ थ्योरी, सिर्फ थ्योरी, बबुआ पढ़ते रहोगे थ्योरी, और हम तुम साथ में साउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, ये हमारा साउंड का पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2, जिसमें कि ये बहुत बढ़िया टॉपिक 2 रेजोनेंस, जहां से सवाल बहुत आए हैं, देख सकते हो, इसके सवाल मैंने सब कलेक्ट कर लिए हैं। और टॉपिक 3 जो कि है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशंस, यहाँ से भी सवाल आते हैं, और इसको भी मैंने कलेक्ट कर लिया है। बस इतने सब कर लोगे, वो जो मैं कह रहा था ना, फिजिक्स में सब कुछ नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़ने, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज नोट्स तो बहुत लंबी है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत लिमिटेड कंटेंट, लेकिन वो जो पेपर में आएगा, ठीक है। सो इसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो अगर ये पार्ट 1 तुमको बढ़िया लगा है, तो मैं लगता है मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, तो बताओ, मैं स्लो पढ़ाऊंगा, जैसा भी तुम्हें, जो भाई तुम राजा हो, तुम जो कहोगे वो करूंगा, ठीक है। तो जो भी है मुझे कमेंट में बताओ, बाकी मेरे ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, मेरे ऐप पे भी जा सकते हो, सब कुछ, सारी नोट्स वोट्स सब कुछ अवेलेबल है तुम्हारे लिए बेटा, ये सब कर रहा हूँ आईसीएससी वाले बच्चों तुम्हारे लिए सिर्फ, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, और पार्ट 2 में मैं साउंड को खत्म करूंगा। सो पार्ट 2 का इंतजार करो, बहुत जल्दी आने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहो जब तक। ऑल दी बेस्ट।